आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसके ऊपर शुरू से ही खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का एक इल्जाम उनके ऊपर लगातार चस्पा होता रहा है। केजरीवाल जी ने नया वर्ड कॉइन किया था ना कि एक अच्छे वाले आतंकवादी, वो अपराधी तो अपराधी ही है, उसको आप स्वीट या सौर नहीं बोल सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो दुबई में ट्रक चलाता था वो रातों रात यहाँ पर आता है, वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का सर्वे सर्वा बन जाता है। जो भारत की तरक्की पसंद नहीं करते उनको G20 में इतनी बड़ी तैयारी और इतनी बड़ी सहभागिता वो सहन नहीं हो पा रही। तो उसी के चलते अलग अलग प्रयोजनों से इस सम्मेलन को, भारत की शांति को और भारत की साख को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग बनी। और ये अमृतपाल भी उसी कार्य योजना का एक हिस्सा है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो भारत विरोधी ताकतों के द्वारा यहाँ प्लांट किया। कि पहले ये खबर आती है कि अमृतपाल पकड़ा गया, फिर बाद में ये खबर क्यों आई कि अमृतपाल नहीं पकड़ा गया, कारण कि उसको पकड़ लिया गया लेकिन किसी ना किसी तरह से उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने के कारण उसको भगा दिया गया। तो स्वाभाविक है वो सॉफ्ट कॉर्नर किसी केंद्रीय एजेंसी का तो होगा नहीं, वो पंजाब सरकार का ही होगा। अमृतपाल सिंह एक ऐसा नाम जिसने पंजाब सरकार की नाक में दम करके रखा था, जो खुले मन से कहता था कि अमित शाह का हाल वो इंदिरा गांधी की तरह कर देंगे। उनको खुले मन से धमकाता था। पंजाब सरकार की खूब छीछालेदर हुई और अमित शाह से भी प्रश्न पूछे गए कि आखिर खालिस्तानी मूवमेंट को दबाने के लिए केंद्र सरकार कर क्या रही है। फिर तारीख आती है 18 मार्च, सब कुछ बदल जाता है। तलवारें लहराने वाला, बंदूकों से लोगों के ऊपर डर कायम करने वाला व्यक्ति अमृतपाल भगोरा हो जाता है। हमारे साथ दुष्यंत जी है। दुष्यंत जी, पहली बात ये जो पूरा अमृतपाल वाला प्रकरण है उसको राजनीतिक रूप से आप कैसे देखते हैं? क्या ये राज्य सरकार की विफलता रही कि एक व्यक्ति दुबई से आके उनकी नाक में दम करने को शुरू हो गया? नमस्कार प्रभात जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। दूसरा, जहां से आपने बात शुरू करी कि ये क्या पंजाब सरकार की विफलता है, तो देखिए विफलता या सफलता का पैमाना तब होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कि अनपेक्षित हो। यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसके ऊपर शुरू से ही खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का या उनसे सपोर्ट लेने का या उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने का एक इल्ज़ाम उनके ऊपर लगातार चस्पा होता रहा है और वो आज भी होता है। तो अब ये उनकी विफलता थी या क्या थी, ये तो आम आदमी पार्टी जाने या पंजाब पुलिस जाने, क्योंकि पुलिस चाहे पंजाब की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या किसी और राज्य की हो, पुलिस चलती है निर्देशों पर, जो सरकार से उसको निर्देश दिए जाते हैं। अगर वही उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कहने के ऊपर उसके घर के, उनके घर के बाहर घंटों खड़ी रहती थी, प्रदक्षिणा करती थी, वो अगर उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर जेल के अंदर बंद कर सकती है तो उसका एक ही कारण है कि उसके पीछे सरकार का इकबाल था। तो उस पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करके दिखा दिया। ऐसे ही पंजाब पुलिस के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। पंजाब की पुलिस बहुत बढ़िया पुलिस है, उनकी प्रशंसा करी जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी जब खालिस्तानियों ने सिर उठाया था, जो 80 और 90 का दशक था, उस समय पर भी KPS गिल और जूलियस रिबेरो ऐसे कितने ही पुलिस वाले थे, पुलिस के अधिकारी थे, जिनके निर्देश के ऊपर इसी पंजाब पुलिस ने उन सभी उग्रवादियों का समूल नाश किया था। तो आज अगर अमृतपाल 2000 लोगों को लेकर एक थाने के ऊपर पहुंच जाता है और पुलिस चुपचाप देखती रहती है, तो उसके पीछे दो कारण थे। पहला, यही आम आदमी पार्टी की वो सरकार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसकी विफलता या सफलता, उसके द्वारा निर्देश नहीं थे कुछ भी किए जाने के। और दूसरा, वो अमृतपाल जो अपने आप को भिंडरा वाले का एक नया अवतार के रूप में उसने प्रोजेक्ट किया, जिसने सिख पंथ का एक नया मसीहा बनने की, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, वो इतना डरपोक था, असल में वो इतना डरपोक था कि उसने श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बीड़ थी जिसके ऊपर वो रखा जाता है, जहां वो स्थापित किया जाता है, उस पवित्र ग्रंथ का सहारा लिया, उसको आगे किया, उसको अपनी ढाल बनाया और उस ढाल के बल पर वो अपने दूसरे व्यक्ति को छुड़ाने में कामयाब रहा। वहां पर पंजाब पुलिस ने अगर एक्शन नहीं लिया तो उसके दो ही कारण थे, सरकार से भी निर्देश नहीं था और दूसरा एक धार्मिक आस्था का भी प्रश्न था, जिसके चलते पंजाब पुलिस मजबूर हुई उसकी बात मानने को। अच्छा दुष्यंत जी, एक और बड़ा प्रश्न है जो कई बार उठ रहा है। 2 तारीख को अमित शाह और भगवंत मान की मीटिंग हुई,
बिल्कुल। और जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया, जिसको बाद में कई मीडिया चैनल्स ने कोट भी किया, कि खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर गृह मंत्रालय की पूरी नज़र है। क्या 2 तारीख को ही पटकथा लिखी जा चुकी थी जो 18 तारीख यानी 18 मार्च को होना था? हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी पटकथा 2 तारीख से पहले ही लिख ली गई थी। केवल 2 तारीख को भगवंत मान को गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस बात को संप्रेषित कर दिया गया, बता दिया गया कि हम ये करने जा रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार हो या अमित शाह हो, इनकी जो कार्यप्रणाली है, आप लगातार नज़र डालेंगे, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे धारा 370 के मामले में उससे पहले महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने की रणनीति हो, ये लोग एकदम से रिएक्शन नहीं करते। ये सरकार, ये निज़ाम रिएक्शनरी नहीं है। ये जो काम करते हैं प्लानिंग के साथ करते हैं। यही काम सेंट्रल फोर्सेस 23 फरवरी को भी कर सकती थी, 24 फरवरी को भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये जो 18 तारीख की डेट तय हुई या 2 तारीख को वो भगवंत मान को बताई गई, उसका कारण ये था कि वहाँ पर G20 के सम्मेलनों के चलते जो एक माहौल खराब ना हो, भारत में एक भारत की जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पर खराब ना हो, उसके लिए बाकायदा उसका इंतज़ार किया गया और इसकी पटकथा पूरी तरह से तैयार कर ली गई थी। उसके बाद ही ये वाला एक्शन लिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें टेलीविज़न को, मीडिया इंडस्ट्री को, तो पंजाब सेंटर बना हुआ है। एक जेल में बंद व्यक्ति, अपराधी लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू देता है, वो खुद को नेशनलिस्ट बताता है। वो सिद्धू मूसेवाला, जिसकी आज बरसी मनाई जा रही है, और उसके पिता का आरोप है कि पंजाब सरकार ने ये सारा प्रयोजन 18 तारीख को सिर्फ इसलिए किया ताकि सिद्धू मूसेवाले की बरसी में लोग ना आ सके। ये सारा का सारा प्रकरण किस और इशारा कर रहा है? देखिए जी, जहाँ तक 18 तारीख को ये एग्जीक्यूशन हुआ, उसका सिद्धू मूसेवाले की बरसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल मात्र 17 तारीख को होने वाली मीटिंग के अच्छी तरह से निपट जाने का इंतज़ार भर था। उससे पहले G20 के उस सम्मेलन की का सहारा लेकर या उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को डिप्यूट किया गया, उनकी एक घेराबंदी की गई और उस घेराबंदी में पंजाब पुलिस को सम्मिलित करके उसके बाद जब उसके ऊपर उन्होंने दबिश डाली, तो ये इसको सिद्धू मूसेवाले से जोड़े जाना मैं इसको ठीक नहीं समझता। और लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देना, खुद को ये कहना कि वो नेशनलिस्ट है, वो खालिस्तानी विरोधी है, क्या ये सब करके वो सरकार की गुड बुक्स में आना चाह रहा है? क्या चीज़ें हैं? क्योंकि लगातार जो है ये सारे प्रकरण एक दूसरे से मिले हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक वो बंद था, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा था, अचानक से इंटरव्यू आने शुरू हो गए, दीप सिद्धू का जिक्र होने लग गया, गोल्डी बरार का जिक्र होना शुरू हो गया। देखिए साहब, प्रभात जी, अपराधी तो अपराधी है। हाँ। और जैसा केजरीवाल जी ने नया वर्ड कॉइन किया था ना कि एक अच्छे वाले आतंकवादी, हाँ, स्वीट आतंकवादी। हाँ। तो कोई अपराधी है या आतंकवादी है या उग्रवादी है, हाँ। वो अपराधी तो अपराधी ही है, उसको आप स्वीट या सौर नहीं बोल सकते। हाँ। तो वो लॉरेंस बिश्नोई हो या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने वाले या कोई भी लोग हों, वो देशभक्ति का जामा नहीं ओढ़ सकते साहब। आपको याद होगा कि जब दाऊद प्रकरण भारत में बड़ी एक उफान के ऊपर था, तब उस समय दाऊद के जो सहयोगी थे, उन्होंने अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करी थी। छोटा राजन, बिल्कुल आप पहचान गए। तो ये छोटा राजन और दाऊद वाला मामला है। लॉरेंस बिश्नोई जो है मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, जबकि असल बात ये है कि ये जो सारा अमृतपाल का प्रकरण यहाँ पर हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो दुबई में ट्रक चलाता था, ट्रक का उसका बिजनेस था, जिसने कभी केश नहीं रखे, जो सिख धर्म के 5 चीज़ें हैं, केश, कंघी, कड़ा, कृपाण, उन चीज़ों का उसने कभी पालन नहीं किया, वो रातों रात यहाँ पर आता है और साहब वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का सर्वे सर्वा बन जाता है। तो वो एक प्लांटेड व्यक्ति है, आप ये जान लीजिए। ना तो उसका सिख धर्म से कुछ लेना देना है, ना सिख धर्म में जो 10 गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने शिक्षा दी है सिख पंथ के मानने वालों को, ना वो उन शिक्षाओं को मानने वाला व्यक्ति है। ये पूरी तरह से ISI का एजेंट है। आज जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं
वो इस बात की ओर साफ साफ इशारा करते हैं कि जो पाकिस्तान का जो K2 डेस्क है, आपको जानकारी होगी, K2 डेस्क एक पाकिस्तान में काम करता है ISI के हेडक्वार्टर्स में। K2 मीन्स कश्मीर एंड खालिस्तान। तो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चेंजेस हुए हैं, उसके बाद से K2 डेस्क की आधी दुकान तो बंद हो गई, और दूसरी दुकान जो बरसों से बंद पड़ी थी खालिस्तान की, तो उसको उनको उभारने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। उसके तहत ही वहां पर योजना बनी, और उसी योजना के तहत उनको लगा कि अगर कश्मीर में शांति है तो हम भारत को इंटरनेशनल फोरम्स पर बदनाम कैसे कर सकते हैं, भारत में उथल पुथल कैसे मचा सकते हैं, भारत में शांति के वातावरण को नेस्तनाबूद कैसे कर सकते हैं। तो उसी के चलते उस K2 डेस्क का खालिस्तान जो डेस्क था K2, वो एक्टिवेट होता है। उसके तहत योजना बनती है, अमृतपाल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। आप देखिए कि जिस समय पर उसकी हत्या हुई दीप सिद्धू की, या एक्सीडेंट में वो मारा गया, ठीक है, उससे कुछ दिन पहले ही वो व्यक्ति अमृतपाल को अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे ब्लॉक करता है, फेसबुक पर ब्लॉक करता है, ट्विटर पे ब्लॉक करता है, उसके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे उस पर ब्लॉक करता है। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा, इसके एविडेंसेस हैं। उनकी फैमिली ने भी ये बात कही। हाँ, तो उसने उसको ब्लॉक किया, और ब्लॉक करने के कुछ दिन बाद ही उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसकी साथी जो महिला थी, वो महिला कहती है, अरे भाई मुझे तुम ज्यादा मत उकसाओ, नहीं तो पन्ने उखेड़ दूंगी सारे। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको वारिस पंजाब डे का जो मेन करता धरता था, जो उसको बनाने वाला था, जो उसका निर्माण करता था, उसने उस व्यक्ति को ब्लॉक किया हुआ था, उसको अपने जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से बाहर निकाल फेंका था। तो कैसे वो रातों रात दुबई छोड़ के पंजाब आता है, और पंजाब में आके वारिस पंजाब डे नामक संगठन का वो सर्वेसर्वा बन जाता है। और ये वारिस पंजाब डे नाम का संगठन भारत में तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये तो विदेश में रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पर पंजाब की भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, सिक्खी के नाम पर, पंथ के नाम पर उनको बहला फुसलाकर भारत की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनको खड़ा करके एक टूल के रूप में यूज करने की कोशिश की जा रही है। सर, पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में क्या हुआ ये आपने देखा, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उससे पहले हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत में दौरा हुआ तो शाहीन बाग में क्या हुआ हमने देखा, और हमने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से दंगे फैले, उसके अपराधियों को भी सजा दी गई है, अभी मुकर्रर हुए हैं वो। और फिर हमने देखा कि ये G20 जिसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है, पहली बार अध्यक्षता आ रही है, तो पंजाब में इस तरीके के मूवमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये अमित शाह की भाषा में जिस तरीके से इसको कहा जाता है कि आप पूरी तरीके से एक एक करके आप इन चीज़ों को समझिए, आपको लगता है कि ये वही चीज़ है? स्वाभाविक रूप से बिल्कुल, ये बिल्कुल वही चीज़ है। देखिए, G20 की भारत को अध्यक्षता मिलना, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि भारत द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा G20 की अध्यक्षता स्वीकार किया जाना, ये एक किस्म से कांटों का ताज था। आज पूरे विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से एक अफरा तफरी का सा माहौल है जब से तालिबान वहाँ पर सत्तारूढ़ हुए हैं। तो G20 की अध्यक्षता कोई भी जब लेने को तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो ऐसे पड़ी हुई थी कहीं, इस जिम्मेदारी को उठाने की कोई हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं किसी भी चीज़ को एक इवेंट बना देने में। तो आप ये देखिए कि G20 का जो सम्मेलन भारत में होना है, G20 की जो अध्यक्षता मिली है, उसको उन्होंने इतना बड़ा इवेंट बना दिया कि केवल दिल्ली ही नहीं, पहले इस तरह के आयोजन होते थे, राजधानी में आए, आयोजन हुआ, खाना खाया, भाषण झाड़ा, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसके बाद सब चले जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रणनीति के तहत पूरी योजना बनाकर G20 को भारत के कोने कोने में, बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बों तक उसको पहुंचा दिया।
तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्य योजना का हिस्सा थी, जहां उन्होंने एक तरफ भारत और भारत की जनता को संदेश दिया कि आज भारत इतनी मजबूती के साथ खड़ा है कि वो G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की अध्यक्षता कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विश्व को, पूरी जो वर्ल्ड पावर है या जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि भारत अब वो भारत नहीं रहा कि कोई विदेशी मेहमान भारत में आएगा, किसी सम्मेलन के लिए आएगा तो दिल्ली में उसको खाना खिलाएंगे, ताजमहल में अपना ताजमहल दिखा के फोटो सेशन के बाद उनको भेज दिया जाएगा। आप देखिए, उन्होंने मध्य प्रदेश में कार्यक्रम किया, तमिलनाडु में कार्यक्रम किया, यहाँ तक कि कश्मीर में, श्रीनगर में कार्यक्रम हो रहा है और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कश्मीर यूनिवर्सिटी में होने वाला है। तो उन्होंने जिस तरह से इस चीज को प्रोजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली जो भारत के दुश्मन राष्ट्र हैं, भले ही मैं उसमें नाम लेकर कहूं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या जो भारत की तरक्की पसंद नहीं करते, उनको G20 में इतनी बड़ी तैयारी और इतनी बड़ी सहभागिता वो सहन नहीं हो पा रही थी। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं तरह तरह से अलग अलग प्रयोजनों से इस सम्मेलन को, भारत की शांति को और भारत की साख को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग बनी। और ये अमृतपाल भी उसी टूल किट का कहिए या उसी कार्य योजना का एक हिस्सा है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो भारत विरोधी ताकतों के द्वारा यहाँ प्लांट किया गया। दुष्यंत जी, बहुत बड़ा विषय है ये और मैं जानता हूं कि आपका समय बेहद कीमती है। दो और सवाल। सतीश जैकब, जो कि बहुत बड़े पत्रकार रहे BBC के, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था भिंडरावाले का और उन्होंने पूछा था कि आप खालिस्तान बनाओगे कैसे, तो उन्होंने कहा था कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे और उसके लिए वो रास्ता वाया पाकिस्तान अपनाएंगे। उनके साथ अच्छी उनकी ट्यूनिंग है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने सियाचिन पाकिस्तान से छीन लिया। उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया। अब हम देखते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी है, उन पे प्रो खालिस्तानी होने का आरोप लगते रहे हैं और कहीं ना कहीं भिंडरावाले को भी अकाली के काउंटर नैरेटिव के रूप में तैयार जो है वो कांग्रेस नहीं किया था। तो क्या इन चुनावों के अंदर जो चुनावों के बाद अमृतपाल और खालिस्तानी उदय हुआ है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी ही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि जब ये अमृतपाल वाला पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों पे और अलग अलग जो हमारे खुफिया विभाग हैं, गृह मंत्रालय के ऊपर काफ़ी प्रश्न उठाए जा रहे थे कि ये तो उनका डिपार्टमेंट है। अब जब पंजाब पुलिस ने ये पूरा का पूरा एक्शन किया है तो क्रेडिट लेने की होड़ तो मचेगी ही मचेगी। असल में इसका हीरो कौन? क्योंकि कुछ दिनों में अब हम देखेंगे ये पॉलिटिक्स होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठा दिया। हाँ। कि इसका हीरो कौन? हाँ। लेकिन साहब एक बात बताइए, हाँ। इसका कोई हीरो बने या हीरो अपने आप को क्लेम करे, हाँ। उसके लिए अमृतपाल तो पहले शिकंजों के पीछे आना चाहिए। हाँ। एक्शन ही तो हुआ है, एक्शन ही तो हुआ है। घेराबंदी हुई, माना आज उसके 78 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ। उसके क्लोज एसोसिएट्स को गिरफ्तार कर लिया गया 78, और उनमें से 4 लोगों को डिब्रूगढ़ भी ले जाया गया है। हालांकि उसके साथ पंजाब पुलिस के भी 27 लोग गए हैं डिब्रूगढ़, वायुसेना के विशेष विमान से आज ही गए हैं। 4 लोग, शायद आपकी जानकारी में हो या ना हो। बिल्कुल है। तो ये सब जो चीजें की गई हैं भारत सरकार के द्वारा की गई हैं, इसमें पंजाब सरकार का कोई योगदान नहीं है। और एक बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मैं 3 बातों के ऊपर आपका ध्यान इंगित करूंगा। घेरेबंदी होती है अमृतपाल की, चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है, उसके साथ ही फेसबुक के ऊपर लाइव करते हैं, पुलिस आ गई, मैनू घेर लिता। ठीक है जी, घेराबंदी हो भी जाती है, बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं। अमृतपाल की पहले ये खबर आती है कि अमृतपाल पकड़ा गया। आप राष्ट्रीय चैनल ले लीजिए, आप अखबार ले लीजिए, आप पोर्टल्स ले लीजिए, आप यूट्यूबर्स ले लीजिए, आप भारत सरकार के सूत्र ले लीजिए, सभी ने ये कहा कि अमृतपाल पकड़ा गया। फिर बाद में ये खबर क्यों आई कि अमृतपाल नहीं पकड़ा गया? 3 कारण हो सकते हैं साहब, 3 कारण। पहला कि उसको पकड़ लिया गया, लेकिन किसी ना किसी तरह से उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने के कारण उसको भगा दिया गया। तो स्वाभाविक है वो सॉफ्ट कॉर्नर किसी केंद्रीय एजेंसी का तो होगा नहीं, वो पंजाब सरकार का ही होगा। तो साहब श्रेय किस बात का, हीरो किस बात के बनेंगे? पंजाब सरकार हो या आम आदमी पार्टी हो, बताइए। दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि भाई केंद्रीय एजेंसियों ने उसको पकड़ के चुपचाप गायब कर दिया हो कि आजा बेटा, पहले तो तुम्हारी सेवा करेंगे, पूछताछ करेंगे,
कि बताओ कौन कौन है तुम्हारे माई बाप। जब सब चीजें सामने आ जाएंगी तो पेश कर देंगे। ये भी हो सकता है कि वो वीर गति को प्राप्त हो गया हो। वीर गति, ऐसे लोगों को वीर गति थोड़ी ना प्राप्ति हो। मैं तो बहुत एक सटायरिक वे में कह रहा हूँ, मैं एक व्यंग्यात्मक रूप में कह रहा हूँ। हो सकता है कि वो अपनी परिणति को प्राप्त हो गया हो और जिसकी अभी अनाउंसमेंट ना की जा रही हो, यह देखते हुए कि कहीं पंजाब के अंदर अनरेस्ट ना हो जाए, पंजाब के अंदर बवाल ना हो जाए, पंजाब के अंदर दंगा फसाद ना हो जाए। क्योंकि पंजाब की भोली भाली जनता जो अभी कुछ माह पहले, 1 साल पहले ही आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों के भ्रम जाल में फंस गई थी, वो फिर से इनके द्वारा गुमराह ना कर ली जाए। हो सकता है इसके चलते केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों ने अभी उसके मर जाने की घोषणा ना की हो, ये भी संभव है। और रही बात इसकी दिलेरी की, तो साहब इसको आप कहाँ से दिलेर कहते हो? जिसका आपने अभी जिक्र किया, भिंडरा वाले, हालांकि भिंडरा वाले उग्रवादी था, तो किसी उग्रवादी की तारीफ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति दिलेर था, कुछ भी था, दिलेर था। वो परिस्थितियों का सामना करना जानता, उसने जो किया डंके की चोट पर किया। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया? खालिस्तान वो भी बनाना चाहता था, खालिस्तान ये भी बनाना चाहते हैं। अनाउंसमेंट उसने भी की, अनाउंसमेंट इसने भी की। उसकी भिंडरा वाले की और इनकी अनाउंसमेंट में क्या फर्क है? भिंडरा वाले जब खालिस्तान की चर्चा करता था, एक उसकी कल्पना करता था, उसमें पाकिस्तान का करतारपुर साहब शामिल था, पाकिस्तान का लाहौर शामिल था, ननकाना साहब शामिल था, जो सिखों के लिए एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र हैं। और इनके द्वारा जो खालिस्तान का नक्शा ये जो इन्होंने फैलाया, जो जारी किया गया, उस नक्शे में कहीं आपको कश्मीर दिखाई दिया, पाकिस्तान दिखाई दिया? कश्मीर भी भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। यानी ये पहले से इन्होंने अनाउंस कर दिया कि खालिस्तान तो पूरा भारत बनेगा सॉरी, लेकिन कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का कहीं उसके अंदर, उस नक्शे के अंदर जिक्र नहीं किया। अरे भाई, तुम इतने ही सिक्खी के मानने वाले हो, सिख धर्म को मानने वाले हो, तो जो आपके गुरुओं ने त्याग किया, जो उन्होंने शहीदी दी, जो उन्होंने बलिदान दिए, वो बलिदान सामने बढ़ के सामना करके उन्होंने बलिदान दिए थे। इतनी हिम्मत है अगर इन लोगों में, खालिस्तानियों में, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में बैठकर अपनी दुकान चला रहे हैं, क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले हम लोग थाने से जाकर किसी को छुड़ाने के लिए अगर हम सक्षम हैं, तो हम 2000 की जगह 20,000 लोग, 2 लाख लोग निहंग चले उसमें आगे, मार्च करें करतारपुर साहब की तरफ, मार्च करें ननकाना साहब की तरफ। क्यों नहीं करते? वहां जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। और यहां पर पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं। कौन खालिस्तान बनाना चाहता है? पंजाब के लोगों से पूछिए। अधिकांश पंजाब के लोग जो सिख धर्म के मानने वाले सिख बंधु बहन हैं, उनमें से अधिकांश के मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट इन फेवर ऑफ खालिस्तान, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ एक भ्रम है, एक छलावा है। जो उनकी जड़ें भारत में हैं, वो भाई अब से 50-60 साल 100 साल पहले तक यही होता था ना कि घर में बच्चा पैदा होता था नॉर्थ इंडिया में, तो बड़ा बेटे को सिख बना दिया जाता था। वो चीजों को आप नाखून को मांस से कैसे अलग कर लेंगे? आज आप जिस गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेकर थाने से छुड़वाकर अपने साथी को ले जाते हैं, या पुलिस को आप बंधक बना देते हैं, पुलिस को आप ब्लैकमेल करते हैं, उस गुरु ग्रंथ साहब में आप बताइए ना, कितनी बार राम लिखा है, कितनी बार कृष्ण लिखा है? आप उस गुरु ग्रंथ साहब को, जिसको आप भगवान मानते हैं, जिसको आप सर्वोपरि मानते हैं, जिसकी बेअदबी के ऊपर कितनी ही बार ऐसे वहां पर मामले हो गए, हिंसक मामले हो गए, उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर से क्या आप राम और कृष्ण निकाल देंगे? अगर निकाल सकते हैं तो बताइए, फिर बनाइए खालिस्तान। तो ये सारा जो मामला है, ये अमृतपाल एक बेहद डरा हुआ, डरपोक, दब्बू किस्म का व्यक्ति है, जो सिवाय एक छोटा सा टूल होने के आईएसआई के और कुछ नहीं है। अगर ये दबंग होता तो वहां पर थाने के बाहर 23 फरवरी को गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ की आड़ ना लेता। अगर ये दबंग होता तो पुलिस का सामना करता, सामने आके कहता हाँ मुझे गिरफ्तार करो। जो सिख धर्म की परंपरा, 5 प्यारों को भेजता, 5 सिखों को भेजता कि आओ बैठो गल करने। गल करने मतलब बात करते हैं। वो बात करता सरकार के साथ, अपनी मांग रखता, कुछ गलत हो रहा है तो उसको सामने लाने का प्रयास करता। आप ये बात जान लीजिए कि पंजाब में हो या विश्व भर में रहने वाले सिख समुदाय के लोग हों,
वो इस बात को पिछले 9 साल में जान चुके हैं कि सिख धर्म के लिए, सिख धर्म के प्रादुर्भाव के लिए, सिख धर्म की भलाई के लिए जितना काम इस मोदी सरकार ने किया उतना पिछले 70 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया। भले वो किसी भी की भी सरकार रही हो, भले वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भले भाजपा की पुरानी सरकार रही हो, भले जनता दल की सेकुलर की सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, जितना सिख धर्म को, गुरु ग्रंथ साहब को मान सम्मान मोदी सरकार ने दिया है, इस बात से पंजाब की जनता अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है। वो जानते हैं, केवल एक मौके का इंतजार है उनको, और वो मौका 2024 में आने वाला है। आप देखिएगा पंजाब के नतीजे अप्रत्याशित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।